नमस्कार दोस्तों, फरवरी 2022 के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस करंट अफेयर के अंतर्गत 160 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए या जहां पर भी करंट अफेयर पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसको आप देखें और इन सभी प्रश्नों को तैयार करें व्याख्या के साथ। यहां पर जो डिस्कशन है ये दोनों माध्यम में हम करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। बेसिकली हिंदी में हमारा डिस्कशन होता है, अंग्रेजी वाले लोग इधर देखते चलेंगे। मैं हूं ओम पाड़ी, पिछले 4 वर्षों से करंट अफेयर पढ़ाने का हमें एक्सपीरियंस है, हम साथ में डिस्कस करते चले आ रहे हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट्स भी मैं डील करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा है, यह आपको बताना है। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूनिकॉर्न होते क्या हैं। तो $1 बिलियन से बड़ी जो कंपनी होती है, जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है, निजी स्टार्टअप कंपनी जो होती है, उसके लिए यह वर्ड यूज किया जाता है। और अभी ऐसी पहली जो कंपनी बनी है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, स्पोर्ट्स क्षेत्र से संबंधित है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए पहुंच गया है और ये इसकी जो इंडिया सीमेंट कंपनी है उसके मार्केट कैप से भी ज्यादा हो गया है, जो इसकी मूल कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और एक शिक्षाविद इकबाल सिंह किंगरा के बारे में यहां प्रश्न हो रहा है कि इकबाल सिंह किंगरा का निधन हो गया है। तो इकबाल सिंह किंगरा को अभी एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन सा पुरस्कार था जिससे इनको सम्मानित किया गया था? तो इनको दिया गया था पद्मश्री। क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। और सामाजिक आध्यात्मिक नेता थे और शिक्षाविद भी थे। तो ये ध्यान रखिएगा, शिक्षाविद के रूप में भी इन्होंने काम किया। 95 साल के थे, अभी इनका निधन हो गया है और इनको 2022 में ही अभी पद्मश्री दिया गया था, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2008 में इंटरनल यूनिवर्सिटी और 2015 में अकल यूनिवर्सिटी गुरुकाशी की स्थापना भी इन्होंने की थी। हाल ही में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण टाटा समूह ने किया है और जो ये अधिग्रहण हुआ है इनमें से किन कंपनियों की हिस्सेदारी है ये आपको बताना है। कहने का मतलब जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड है इसका अधिग्रहण टाटा ने कर लिया, तो इसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी है ये आपको यहां पर बताना है। तो इनमें सभी जो कंपनी, मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और मेकान, इन सभी की इसमें हिस्सेदारी है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 12,100 करोड़ रुपए का ये जो है अधिग्रहण किया गया है, 12,100 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया गया है। और ये बेसिकली जो कंपनी है ये उड़ीसा में स्थित है। ये भी आपको जानना है कि ये कहां पर स्थित थी, उड़ीसा में स्थित है और वहीं से इसका ये अधिग्रहण किया गया है। और टाटा स्टील के बारे में अगर हम बात करें तो टाटा स्टील बहुत पुरानी कंपनी है। 25 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना जमशेदपुर में हुई थी और इस समय सीईओ टीवी नरेंद्रन है और संस्थापक इसके जमशेद जी टाटा थे। हेडक्वार्टर इसका अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर वहां पर नहीं है, हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन एक कार्यक्रम है, ये सेहत, इसका फुल फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है। ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा मंत्रालय इसको शुरू करने वाला मंत्रालय है? यहां पे बेसिकली आप स्वास्थ्य मंत्रालय करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको मई 2021 में शुरू किया गया था और इसमें ये जो शुरुआत हुई थी ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टे होम ओपीडी, एक मरीज से डॉक्टर की प्रणाली, इस तरीके से ये व्यवस्थित की गई है इसमें कि जहां रोगी अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, इनका उपयोग या इंटरनेट का कोई अन्य माध्यम हो जिसका उपयोग करके डॉक्टर से परामर्श कर सकता है। अगला जो प्रश्न है, बजट से संबंधित निम्नलिखित 2 कथन दिए हैं, उनमें बताना है कौन सा सही है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में दूसरी बार, लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। 2 बार ये लिखा है, हटा दीजिए इसको। तो कोरोना काल का दूसरी बार, वैसे लगातार चौथी बार बजट पेश किया, ये सही है। और ये बजट पिछली बार की तरह पेपरलेस नहीं था। क्यों पेपरलेस नहीं रहेगा? इस बार भी तो कोविड-19 का असर चल रहा था, तो ये भी पेपरलेस था इस बार का भी बजट। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2022-23 का जो ये बजट है, इसके पहले भी जो पिछले साल वाला बजट है वो भी ऐसे ही पेश किया गया था। 2021-22 का भी बजट ऐसे ही पेश किया गया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सत्य कथन आपको बताने हैं। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्थापना दिवस मनाया और उसकी थीम थी सी द चेंज मेकर। क्या थीम थी? सी द चेंज मेकर। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय महिला
दिवस की जो थीम थी, स्थापना दिवस की, राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस की थीम जो थी वो सी द चेंज मेकर थी, तो ये सही है। और अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की तिथि आपसे पूछी जाए तो 31 जनवरी तो आप जान ही गए, 1992 थी, ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1992 में इसको एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, स्टेट्यूटरी बॉडी है ये। और अध्यक्ष इसके समय कौन है, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे तो ये अध्यक्ष है इस समय रेखा शर्मा, ये ध्यान रखना, अक्सर पूछ लिया जाता है। ऑपरेशन खत्म, इसके लेखक कौन है, ये किताब है, इसके लेखक आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर है। सी ऑप्शन यहां पर चेतन भगत दिया है, इसको हटाइए, और डी पे दिया है ए बी, दोनों सही है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या नाम है इनका, ऑपरेशन खत्म, ये पुस्तक का नाम है, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर इसके लेखक हैं। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पर आधारित ये किताब है। अगला जो प्रश्न है, विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने किसे हराकर टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है। इस शतरंज टूर्नामेंट का नाम है टाटा स्टील, और ये किन्हें हरा के जीता है, तो ये फैबियानो कारुआना को हराया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मैग्नस कार्लसन ने ये हराया है किसको, फैबियानो कारुआना, ये विश्व चैंपियन जो होते हैं उन स्तर पर जब ये गेम होता है तो कई बार डायरेक्ट ना पूछ के ऐसा पूछ जाता है किसे हराया है, तो इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। और मैग्नस कार्लसन की ये 8वीं जीत है, ठीक है। और ये जैसे टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का ये 85वां संस्करण था, कभी आपसे पूछा जाए कि 85वें संस्करण 85th संस्करण में किसने हराया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे अग्रणी चिप मेकर कंपनी है। अभी तक आप जानते थे सबसे बड़ी जो कंपनी हुआ करती थी वो इंटेल हुआ करती थी, जो सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी, लेकिन इंटेल को सैमसंग ने पीछे छोड़ दिया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये अब सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी हो गई है। सैमसंग जो है ये मूल रूप से कोरिया की कंपनी है। कहां की, कोरिया की, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया की ये कंपनी है। और ये हर क्षेत्र में आप देखेंगे इसका जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये खर्चा बहुत ज्यादा है, कई गवर्नमेंट से भी ज्यादा इनका खर्चा होता है, ठीक है। तो चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ के 2021 में राजस्व के मामले में ये सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। 2 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है। 2 फरवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। 2022 में जो मनाया गया उसकी थीम आपसे पूछी जा रही है। तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2022 में जो मनाया गया इसके 51 साल पूरे हुए हैं। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की जो थीम है ये वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, ये आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। 2 फरवरी 1971 की बात है, कैस्पियन सागर के तट पर एक ईरानी शहर है और उसका नाम है रामसर, वहीं पे वेटलैंड पर एक कन्वेंशन हुआ था। और उसी तारीख, क्योंकि वो 2 फरवरी को हुआ था, तो उसी तारीख को ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। अब आर्द्रभूमि जैसे तटीय आर्द्रभूमि होती है, अंतर्देशीय आर्द्रभूमि होती है, मानव निर्मित आर्द्रभूमि भी होती है। अगर ऐसा आपसे कहा जाए तो सब सही है, जैसे मछली के तालाब है, नमक के खेत है, चावल या धान के खेत है, तो धान के खेत भी ये सब मानव निर्मित है। बाकी दलदली जो भूमियां हैं आप जानते हैं ये नेचुरल होती हैं, अंतर्देशीय भी होती है, तटीय भी होती हैं। हाल ही में किस देश ने हॉन्गसोंग 12 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया, जो कि मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको बताना है। तो ये नॉर्थ कोरिया ने किया है, ये खूब करता है। ये जो नॉर्थ कोरिया है ये ऐसी मिसाइल परीक्षण खूब किया करता है, और इसका उद्देश्य, ये तो अमेरिका को भी चेतावनी दिया करता है, अमेरिका से कहता है दिमाग सही ठिकाने करके रहो, नहीं तो हम बताएंगे तुमको, तो है ना। और राजधानी इसकी क्या है, प्योंगयांग, जो नॉर्थ कोरिया है इसकी राजधानी प्योंगयांग है। और यहाँ के किम जोंग उन जो है उनके सनकीपन के बारे में आप जानते ही होंगे। और वहां पे वॉन चलता है, वहां पे जो मुद्रा चलती है वो क्या चलती है, नॉर्थ कोरियन वॉन चलता है। वॉन, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, वहां पे तो सब हजारों में ही बात होती है, मिलियंस में बात होती है। अगला जो प्रश्न है, स्पुतुक-गस्टर फेस्टिवल ये कहां मनाया गया। तो ये फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो लद्दाख में मनाया जाता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये 2 दिवसीय फेस्टिवल होता है, 2 डेज ये मनाया जाता है। 30 और 31 जनवरी को ये मनाया गया था, 30 और 31 जनवरी में इसको मनाया गया था। और रंगीन मुखौटा पहन के लोग यहाँ पर नृत्य वगैरह करते हैं। फेस्टिवल जब होते हैं तो वो कल्चर से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इनका सबसे ज्यादा महत्व होता है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहां पर स्थापित किया जा रहा है।
भूवैज्ञानिक उद्यान है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये एमपी में स्थापित किया जा रहा है और एमपी में आप देखेंगे तो ये जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमपी में कहां? जबलपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वीप योजना 2009 में मतदाता शिक्षा के लिए ये शुरू की गई थी। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। चेक कर लिया कीजिए फैक्ट्स को, तो पहला ये सही है। दूसरा है कि सेरा उत्तर प्रदेश के निर्वाचन विभाग द्वारा जारी शुभंकर है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, पंजाब में भी चुनाव हुए, है ना, गोवा में भी चुनाव हुए, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, तो वहां पर ये सेरा है, ये पंजाब की चुनाव आयोग जो स्टेट का वहां का चुनाव कमीशन है, वहां पे इलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा ये जारी किया गया था। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण कहां पे किया गया है? महात्मा गांधी का भी है और स्वतंत्रता सेनानी, अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का भी इसमें स्मृति वनम बनाया गया है। तो ये कहां पर बनाया गया है? ये स्मृति वनम बनाया गया है श्रीकाकुलम में। कहां पे? श्रीकाकुलम में ये बनाया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम पड़ता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी के बारे में कभी आपसे पूछा जाए तो एक विशाखापत्तनम है, दूसरी यहाँ की राजधानी कुर्नूल है और तीसरी यहाँ पर अमरावती है। जो विशाखापत्तनम यहाँ की राजधानी है, ये कार्यकारी राजधानी है ना। ये कैसी राजधानी है? कार्यकारी। जो कुर्नूल है ये न्यायिक राजधानी है और जो आपकी अमरावती है ये विधायी राजधानी है। तो ये ध्यान रखना है। इस समय वहां पे वाईएस जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट है, वहां पे मुख्यमंत्री है और विश्वभूषण हरिचंदन वहां के राज्यपाल हैं। द जेट जीरोई मिशन कंपनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये घोषणा जो की है ये हाइड्रोजन संचालित है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये किस देश की कंपनी है ये आपको बताना है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है। कौन सी? द जेट जीरोई मिशन जो कंपनी है जिसने हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो यह संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है। और 40 समुद्री मूल की परिभ्रमण गति से ये आराम से शांति के साथ उसमें उड़ सकती है। उस तल पे फ्लाइंग बोट है ना, तो ये उड़ सकती है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कभी कभी आपसे पूछी जाती है, तो ये अबू धाबी है और यहाँ पे दिरहम चला है ना। और यहाँ पे राष्ट्रपति अभी खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। इनका नाम याद रखिएगा, नाहयान। संयुक्त अरब अमीरात अगर आपसे कभी पूछा जाए। राष्ट्रीय भू मुद्रीकरण निगम के बारे में कौन सा कथन सही है? इंपॉर्टेंट है, यह कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के बारे में, इसकी प्रारंभिक जो अधिकृत शेयर पूंजी है वो 5,000 करोड़ रुपए है। इसकी जो इनिशियल अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल है इसको 5,000 करोड़ रुपए रखा गया है और इसे भारत सरकार की स्वामित्व वाली 100% इकाई के रूप में स्थापित किया रहा है। अब यहां चेक करिए कि क्या स्टेट का कुछ इसमें योगदान रहेगा? तो स्टेट का नहीं रहेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहां पर रहेगा। तो दूसरा भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो बजट घोषणा हुई थी ना, तो उसी के आधार पर इसको किया गया है। 100% ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वामित्व ही है। 5,000 करोड़ रुपए, दोनों चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब शेयर पूंजी कभी पूछ ली जाए तो 150 करोड़ रुपए इसकी ये रखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अभ्यारण्य और राज्य दिया है, खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य और वखीरा, ये 2 दिए हैं। खिजादिया तो गुजरात में है, बिल्कुल सही है, लेकिन बखीरा जो यहाँ पे दिया मध्य प्रदेश में, ये गलत है, क्योंकि जो बखीरा है वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां पर है? ये यूपी में पड़ता है। और यूपी में भी आपको जानना चाहिए कहां पड़ता है, तो संत कबीर नगर जो जिला है वहां पे पड़ता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अभी हुआ क्या है, इन दोनों को, गुजरात का जो जामनगर के पास पड़ता है खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश का ये बखीरा, इन दोनों को रामसर कन्वेंशन के द्वारा आर्द्रभूमि के रूप में सूचित किया गया है, वेटलैंड के रूप में इसको सूचित किया गया है। इस तरह से ये चर्चा में थे। खिजादिया जो है ये चौथा बन गया है गुजरात का ये 4th बन गया है। खिजादिया की अगर आप बात करें, वहां पर पहले ही नल सरोवर, थोल, है ना, वाधवाना ये थे। और जो यहां पर है ये वखीरा, तो वखीरा संत कबीर नगर जिले में है, मीठे पानी का दलदल है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का ये, ठीक है। और 1980 इसको अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो इसको 2 फरवरी को आप याद रखिए कि आर्द्रता दिवस, 2 फेब को वेटलैंड डे मनाते हैं
और उसके बाद में जब आएंगे 4 फरवरी को, 14 मत ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी, तो 4 फरवरी को आप मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये मनाया जाता है। 4 फरवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक प्रश्न और है। तो 4 फरवरी को एक तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है, अभी ऊपर ही आपने देखा। तो यहां पे दिया है 1 और 2 दोनों सही है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 4 फरवरी को जो ये दोनों दिवस है, ये साथ में आप याद कर लेंगे तो आपको याद रहेंगे, है ना। और कैंसर दिवस की इस बार की थीम अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्लोज द केयर गैप। क्या है? क्लोज द केयर गैप। तो क्लोज द केयर गैप, ये आपको ध्यान रखना है। ईयर ऑफ टाइगर किस देश में मनाया जा रहा है? ऐसे जो ईयर मनाए जाते हैं वो बेसिकली चाइना में मनाए जाते हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीन वसंत महोत्सव के तौर पर वहां मनाया जाता है। ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया, इसके पहले जो पिछला वर्ष था लूनर ईयर ऑफ द ओक्स, तो उससे वो बीत गया है और उससे प्रवेश किया इसने ईयर ऑफ द टाइगर में। तो इसकी जो लिमिट है वो 21 जनवरी 2023 तक है, 21 जनवरी 2023 तक इसकी लिमिट रखी गई है, तब तक ये रहेगा ईयर ऑफ द टाइगर। भारत के शीर्ष व्यापारिक और साझेदारी जो करने वाले देश हैं उनका अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा साझेदारी किसके साथ है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा अमेरिका के साथ है, अमेरिका के बाद चीन है, और चीन के बाद आपका आता है संयुक्त अरब अमीरात, और उसके बाद है सऊदी अरब। तो ये क्रम बिल्कुल याद रखिएगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके साथ 112.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापारिक आदान प्रदान हुआ है, इतना व्यापार हुआ है। और सेकंड में आपका चीन रहा है 110, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, 110.4। तो सेकंड पे जो चीन रहा है 110.4 ये बिलियन डॉलर का रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो व्यापार होते हैं इससे बहुत कुछ आपको पता चलता है देशों के संबंधों के बारे में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है? तो सबसे शक्तिशाली इसमें है परम सिद्धि। कौन सा है? परम सिद्धि। और बहुत लोग प्रवेगा के बारे में कह रहे हैं कि सबसे शक्तिशाली है, तो प्रवेगा और परम सिद्धि ये दोनों सुपर कंप्यूटर में तो आते हैं, लेकिन परम सिद्धि जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा मतलब इसकी क्षमता जो है ज्यादा है परम सिद्धि की। तो परम सिद्धि आप टिक कीजिएगा, परम सिद्धि एआई की जो क्षमता है वो ज्यादा है। इसकी स्पीड भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी स्पीड लगभग 5.267 से ये टॉप स्पीड है इसकी, है ना। और ये कैसे नापी जाती है ना, पेंटाफ्लॉप्स में नापी जाती है, तो इतना ये हो जाएगी। और ये 4.6 पेंटाफ्लॉप तक ये है, मतलब ये हाईएस्ट स्पीड है। और अगर आप देखेंगे प्रवेगा की, तो प्रवेगा की इतनी ज्यादा नहीं है, प्रवेगा की इससे कम पाई जाती है। तो परम प्रवेगा की जो स्पीड है 3.3 ही पाई जाती है, 3.3 ही पाई जाती है। तो परम सिद्धि आप ध्यान में रखेंगे, कभी भी आप ये पूछा जा सकता है प्रश्न, तो इस प्रश्न को आप तैयार रखिए। और जो आरओ मेंस दे रहे हैं उनसे तो डायरेक्टली ये लिखने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि कौन सा है, आपको बताना है कि कौन सा जो कंप्यूटर है वो सबसे तीव्र गति का है सुपर कंप्यूटर, डायरेक्ट पूछा जा सकता है 2 नंबर में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईओसी के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता कौन रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन विजेता रहा है? तो ये है डेरिल मिशेल। कौन है? डेरिल मिशेल। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है या कहां के हैं, तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 प्रदान किया है, ठीक है। और जो आईसीसी है, आईसीसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए। ये ग्रेग बार्कलेज के अध्यक्ष हैं, और दुबई में इसका मुख्यालय है, दुबई में इसका मुख्यालय है। 1909 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, और इसकी स्थापना का दिन था 15 जून। भारत की किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित 2022 लारियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से के लिए नामांकित किया गया? तो कौन से खिलाड़ी हैं? ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जिसके लिए नामांकित किया गया है इनको, तो ये नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। 2022 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसी में, सॉरी 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें इन्होंने, जो 21 में हुआ, तो उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। इसके अलावा डेनियल मेदवेदेव और एम्मा रादुकानु, पेड्री, यूलियान रोजर्स, इन सबको भी इसमें नामांकित किया गया है। इंडियाज दैट इज भारत कोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुस्तक है
किसने लिखी है यह पुस्तक, ये आपको बताना है। तो ये जे साई दीपक ने लिखी है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये पहला भाग पहले जारी हो चुका था, अब इसका सेकंड पार्ट ये आ रहा है। तो जब पुस्तक कोई लगातार चर्चा में रहती है तो पूछी जाती है। भारतीय नौसेना की ब्रांड न्यू पनडुब्बी, इसका नाम है वगीर, ये किस देश के सहयोग से निर्मित की गई है? तो वगीर का जो विकास किया गया है वो फ्रांस के सहयोग से किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके सहयोग से? फ्रांस। वगीर जो है फ्रांस। और ये जो वगीर है ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी में से फिफ्थ है। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो फिफ्थ है, 6 आनी है, 6 में से ये 5वीं है, ये ध्यान रखना। इसमें अगर आपसे पूछा जाए नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार इसके इस समय अध्यक्ष है। और 26 जनवरी 1950 भारत की आजादी के बाद इसकी नौसेना की स्थापना की गई थी, अंग्रेजों के समय नहीं, बाद में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक स्तर से बहिष्कार की घोषणा की। भारत ने कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट ऐसे नहीं करेंगे। और वर्ल्ड नेस्ट स्टेडियम जकार्ता में स्थित है। ये इसलिए गलत है क्योंकि वर्ल्ड नेस्ट जो स्टेडियम है ये बीजिंग में स्थित है, और बीजिंग के स्टेडियम जो विशाल स्टेडियम वहां का है उसी को ये वर्ल्ड नेस्ट कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजनयिक स्तर के बहिष्कार की बात जो की जा रही है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि अधिकारी कोई इस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, खिलाड़ी तो यहां से चले गए। जैसे आरिफ खान इस कार्यक्रम में शामिल हुए, एक स्कीयर है ये, और इन स्कीयर ने इसमें पार्टिसिपेट किया, झंडा वंडा लेके ये गए, लेकिन यहाँ कोई जो है अधिकारी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। ये एम जगदीश कुमार है ना, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, एम जगदीश कुमार। और ये इन्होंने जगह लिया है डीपी सिंह का। तो डीपी सिंह पहले थे, अभी 65 ईयर जब कंप्लीट होता है तो रिटायर कर जाते हैं, तो ये रिटायर कर गए हैं। और इन्होंने उसके बाद 2018 में नियुक्ति हुई थी, अब जगदीश कुमार इसके होंगे। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी, कभी पूछा जाए तो ये 1956 में हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका क्या पड़ता है? हेडक्वार्टर, तो ये ध्यान रखना है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, और ये जो है ये खेल जगत के ही लेखक माने जाते हैं। और इन्होंने जो ये किताब लिखी है उनके बचपन से लेकर अभी तक की जो सफलता रही है उसके बारे में लिखी है। जनवरी 2022 में देश के उच्चतम और न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले राज्य कौन से थे? जनवरी 2022 में वैसे सरकार तो कहती नहीं किसी भी तरीके की बेरोजगारी है, लेकिन जो उच्चतम बेरोजगारी है वो हरियाणा में पाई गई, और जो न्यूनतम बेरोजगारी है वो तेलंगाना में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। उच्चतम जो बेरोजगारी है वो हरियाणा में, और जो न्यूनतम बेरोजगारी है वो तेलंगाना में पाई गई, ये ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया, तो इसका विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था? तो इसमें एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी को दिखाया गया था, और काशी विश्वनाथ धाम को भी इसमें दिखाया गया था। तो ये 26 जनवरी 2022 की परेड में क्योंकि चुना गया है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं, ऐसे प्रश्नों पर ये ध्यान रखा करिए। संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया गया, ये सही है। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया गया है कब है? हैदराबाद में, और ये शुद्ध तांबे से किया गया है, इसकी ऊंचाई 216 फीट है, ये भी सही है। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका अनावरण किया था। ये स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है, ये तांबे से नहीं बनी है, ये पंचधातु से बनी है। किससे बनी हुई है? इसका निर्माण जो किया गया है ये सोना चांदी तांबा पीतल जस्ता पंचलोहा जिसे कहते हैं उससे किया गया है। और बैठने की स्थिति में सबसे ऊंची मूर्तियों में शामिल हो गई पूरी दुनिया में, जो बैठी हुई अवस्था में सबसे ऊंची मूर्ति ये हो गई है पूरी दुनिया में। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की जो प्रतिमा है ये 54 फीट ऊंची है, 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग है, उस पर इसको लगाया गया है, और ये 216 फीट की इसकी टोटल ऊंचाई आती है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, 54 फीट की जो उसकी बेस बिल्डिंग है उसके ऊपर लगाया गया, 54 फीट ये बना दिया गया और इसके ऊपर फिर मूर्ति बिठा दी गई। तो ये टोटल ये तो 216 है, लेकिन ये 54 फीट नीचे ऐसे बेस बनाया गया है। महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हुआ, कौन सा पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था? तो इनको पद्म भूषण, पद्म भूषण के साथ भारत रत्न और दादा साहब फाल्के सब दिया गया था। और जो इनको पद्म भूषण है ये 1969 में दिया गया था, 1969 में। भारत रत्न इनको जो दिया गया है, भारत रत्न कब दिया गया है?
2001 में दिया गया है, 2001 में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1990 में ही इनको दे दिया गया था। तो तीनों ये सही है। बहुत ज्यादा गाने वाली इतनी सुरीली आवाज, लेकिन जाना तो है ही है। एशियाई विकास बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्यालय मांड्यूंग फिलीपींस में है। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के 38 सदस्य देश हैं। दूसरा स्टेटमेंट। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और यहां पे दिया है कि सॉवरेन उधार में एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए, भारत को 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए, भी सही है। इसमें सदस्य 38 दिए हैं, ये 38 नहीं है। इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 68 है। तो बी ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है, यही सही है। स्वराजबिलिटी क्या है? व्हाट इज स्वराजबिलिटी? तो स्वराजबिलिटी जो है एक जॉब पोर्टल है जो विकलांग लोगों को नौकरी खोजने में मदद करता है ना। जॉब पोर्टल है जो विकलांग लोगों को नौकरी खोजने में मदद करता है। अगला जो प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम दर्शकों की बैठने की क्षमता के लिहाज से देखा जाए तो पूरी दुनिया का स्टेडियम सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये मोटेरा स्टेडियम जिसको कहते थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब इसको कहते हैं, ये अहमदाबाद में स्थित है। और उसके बाद में सेकंड स्तर पे आ रहा है जयपुर का स्टेडियम, है ना। भारत में ये जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो तो ये हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, लेकिन भारत में सेकंड ये हो जाएगा, कौन सा? जयपुर वाला। तो अगर इंडिया में कहा जाए तो वैसे सेकंड हो जाएगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड कहा जाए तो ये थर्ड हो जाएगा। वैसे पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ये जयपुर में अभी ये बन रहा है। इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है अभी सौरभ गांगुली ने रखा है ना। अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री और सौरभ गांगुली ने। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के लिए कौन से खेल इसमें शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजे गए जिनको मंजूरी मिल गई है? तो इसमें सर्फिंग है, स्केटबोर्डिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, कबड्डी शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इनको शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ये थॉमस बॉक इसके अध्यक्ष हैं। कौन इसके अध्यक्ष हैं? थॉमस बॉक। और 1894 में ही पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन मुख्यालय जो है उसका स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है लुसाने, तो लुसाने में इसका मुख्यालय स्थित है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के कुछ शहरों का नाम बदला है, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है? होशंगाबाद का नर्मदापुरम, शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम और बाबई का कृष्णनगर दिया है। तो कृष्णनगर बाबई का नहीं रखा गया है, इसका नाम रखा गया है माखन नगर। कौन सा नगर? माखन नगर। तो कृष्णा नगर नहीं है, ये माखन नगर है। तो पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का निदेशक किस नियुक्त किया गया है? एनसीईआरटी की बात हो रही है, तो एनसीईआरटी जो किताब आप पढ़ते हैं वो किसको? जगमोहन राजपूत पढ़े थे, अभी नहीं है। अभी इस समय है दिनेश प्रसाद सकलानी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एनसीईआरटी की स्थापना कभी पूछी जाए तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। परय शिक्षालय ये परियोजना है, ये कहां से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सरकारी स्कूलों में प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को ओपन में पढ़ाने की, ओपन स्कूलिंग की ये योजना है। ओपन में पढ़ाया जाएगा। पैरा शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, ये जो परियोजना है इसमें पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। और ये 1 to 5th क्लास को ये कवर करेगी, है ना। सरकारी स्कूल में प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाए जाने की ये योजना है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बल्लेबाज, मतलब दाएं हाथ के हैं, राइट हैंड। सुरंगा लकमल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। इनकी जो टीम थी वो कहां की थी? किस देश से ये खेलते थे? किस देश से इनका संबंध था? तो ये श्रीलंका। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 34 ईयर ओल्ड ये बल्लेबाज और गेंदबाज, इन्होंने अभी इसको छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया है। और डब्रिशर काउंटी क्रिकेट क्लब में 2 साल का अभी एग्रीमेंट इन्होंने किया है। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से राज्य हैं जिनमें पत्रकारों और मीडिया घरानों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया? उसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहा है जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 25 यहां पर हमले इन लोगों पर किए गए। सेकंड स्थान पर आपका यूपी रहा है जहां पे 23 हमले किए गए। थर्ड पे आपका मध्य प्रदेश रहा है जहां पर 16 और त्रिपुरा में फिर 15 हमले किए गए। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत ने कितने अंक अर्जित किए हैं? 2022 का ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, भारत ने इसमें अंक अर्जित किए 63।
सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स जो है ये वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक के बारे में, डिजिटल कौशल के बारे में ये आंकड़े जारी करता है। कई देशों में, 19 देशों में इसने लगभग 23,000 श्रमिकों के आंकड़े इकट्ठा किए, उसके आधार पर इसको तैयार किया गया था। तो इसमें भारत को जो अंक मिला तो वो मिला है 63, ठीक है। और ये डिजिटल कौशल जो तत्परता है यहाँ, तो सबसे अधिक तत्पर देशों में भारत शामिल है। और औसत वैश्विक जो तैयारी स्कोर रहा है वो 33 रहा है, जो पासिंग मार्क होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की योजना बना रहा है। नासा कह रहा है कि अब यह काम करने लायक नहीं रह गया है। रोनाल्ड रीगन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कह सकते हैं कि उन्हीं का ये मानसिक पुत्र था, ऐसा भी लिखा जा सकता है, उनके दिमाग की उपज थी। अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके कारण ये पाया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सभी यहां पर सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में अगर देखें, जैसे नासा 2031 में करने जा रहा है इसको बंद। नासा के बारे में अगर बात कर ले तो नासा 1958 में स्थापित हुआ था। पूरी दुनिया की सबसे सशक्त अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इसको जाना जाता है। वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और बिल नेल्सन इस समय इसके प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं बिल नेल्सन। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप मिस्र को हराकर किस देश ने जीता? हारा है इसमें मिस्र। कौन हारा है? मिस्र। और जीता है इसमें सेनेगल। तो मिस्र को हराकर सेनेगल ने पहली दफा इसको जीता है। और ये अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप है, अफ्रीका की ही प्रतियोगिता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का अभी निधन हो गया। वो किस उपनाम से जाने जाते थे? तो इनको कहा जाता था कबीर। और कबीर कहाँ का? कन्नड़ का कबीर कहा जाता था। तो क्या कहा जाता? कन्नड़ का कबीर। तो इस लिहाज से ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रवचन लिए जाने जाते थे, नॉर्थ कर्नाटक में बहुत लोकप्रिय ये हुआ करते थे। तो ये कबीर तो है, लेकिन ये कन्नड़ के कबीर कहे जाते थे। और इनका भी निधन हो गया, इब्राहिम सुतार का। पद्मश्री भी मिला था इनको। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली ब्रिटिश सम्राट है। वह नीलम जयंती मनाने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट है। दूसरा स्टेटमेंट, यानी कि नीलम जयंती इन्होंने मनाया। और नीलम जयंती ये 2017 में मनाई गई थी, एस्पायर जुबली जिसको बोलते हैं। तीसरा है कि उन्होंने फ्रांस के लुई 14वें को एक प्रभु राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट के रूप में पीछे छोड़ दिया, ये भी सही है। और उन्होंने शासन की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। तो 75वीं नहीं मनाई है, ये अभी 17वीं मनाई है। बाकी सब सही है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। बहुत लंबा कार्यकाल इनका हो गया है, इस कारण से ये पूछा जा सकता है। बाटा इंडिया लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कई लोग भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने दिशा पाटानी को क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बाटा ने। और इसके अलावा सुशांत सिंह भी रहे हैं, स्मृति मंधाना भी रही हैं, कृति सेनन भी रह चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में दिशा पाटानी को इन्होंने नियुक्त किया है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे सप्ताह में, या 8 फरवरी को, फरवरी के तीसरे सप्ताह के दूसरे दिन, या फरवरी के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन? तो फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन ये मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इस बार जो है ये 8 फरवरी को पड़ा था। तो अगर 8 फरवरी को इस बार पड़ा था तो मनाया जाता है आप नहीं कह सकते हैं। इस बार मनाया गया अगर पूछा जाता तब तो ठीक है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस। अब इंटरनेट की इतनी बेसिक जरूरत है, आप सोचिए इंटरनेट अगर आपके मोबाइल में खत्म हो जाए तो आप बिल्कुल कैसा महसूस करते हैं? ठगा हुआ महसूस करते हैं। 10 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है? यहां पर पूछी जा रही है कि इसकी थीम क्या है। विषय यहां पे पूछा जा रहा है, ये छूट गया है, तो यहां पर ये लिख लीजिए विषय। इसकी थीम या विषय पूछा जा रहा है, तो ये है युवाओं को अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। जो दलहनी फसलें होती हैं वो प्रोटीन से भरपूर होती है। तो फसल जो है इसको जब आप भोजन के रूप में लेते हैं, दलहन दिवस जो मनाया जा रहा है, तो इसको क्या कहा जा रहा है कि दाल अगर कोई खाएगा तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। और ये जो मनाया जाता है वो कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित है विश्व दलहन दिवस। और संयुक्त राष्ट्र का जो खाद्य और कृषि संगठन है FAO, उसी के द्वारा ये मनाया जाता है।
और रोम में इसका मुख्यालय है। कहां पर? रोम। और रोम कहां है? इटली में, वहां मुख्यालय है। इसकी स्थापना कभी पूछ ली जाए तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। भारत का पहला व्यवसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? बायोमास आधारित है, व्यवसायिक स्तर का, और हाइड्रोजन संयंत्र है, ये कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश में पड़ता है एक जिला खंडवा, तो खंडवा जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। 30 टन बायोमास फीड स्टॉक की क्षमता इसकी होगी। यूएनईपी ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है? मांझी वसुंधरा, ये जो अभियान है ये क्या है? ऊर्जा के सतत उपयोग और पर्यावरण विकास की दिशा में काम करने के लिए है। मेरी धरती, मांझी वसुंधरा मतलब मेरी धरती, माई अर्थ, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड ये कार्यक्रम है, वहां के इसी विभाग के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और यूएनईपी ने इसमें हाथ मिलाया है महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से। ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स 8 फरवरी 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? 8 फरवरी तक का जो डेटा जारी किया गया, इसमें गौतम अडानी जो थे ये सबसे बड़े अमीर व्यक्ति, उसके बाद में सेकंड पे ही मुकेश अंबानी है। थोड़ा ही अंतर है, अप डाउन होंगे, फिर से हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया है? तो ये इनसेट 4V है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इनसेट 4V है और ये भारतीय जो राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली उसका हिस्सा था, अभी इसको निष्क्रिय किया जा रहा है। पीएमडी पोस्ट मिशन डिस्पोजल इसका किया गया है, जिसके बाद 24 जनवरी को इसको बंद कर दिया गया है। अब इसका कोई मतलब ये काम करने की स्थिति में नहीं था, तो 24 जनवरी को इसको बंद कर दिया गया। इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त, ये भी ध्यान दे लीजिए, करते चलिए, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो पड़ता है बेंगलुरु में। और इसके जो सचिव है इस समय या अध्यक्ष है इसरो के, ये एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ इसके सचिव हैं। हाल ही में एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये बहुत पुराना नहीं है, 1975 का है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि भारत के आजाद होने की 28 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी जिसको आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग एसएससी की तैयारी भी करते हैं। तो ये जो है अभी इनको हेड चुना गया है, इसका अध्यक्ष चुना गया है एस किशोर को, तो ये ध्यान रखना। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 फरवरी को ये मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया है इसमें इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइटेड अस, इक्विटी, विविधता और समावेशन, जल हमें एकजुट करा है, ये इसकी थीम रही है। हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये किसकी जयंती इस दिन होती है जब ये मनाया जाता है? तो ये हकीम अजमल खान, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हकीम अजमल खान एक बहुत बड़े यूनानी चिकित्सक थे और ये एक महान विद्वान भी थे, समाज सुधारक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो उन्हीं के नाम पर इसको मतलब उन्हीं की जयंती के अवसर पर इसको मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए स्वैच्छिक रिटेंशन मार्क के अंतर्गत निवेश की सीमा 1,50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये सीमा जो बढ़ाई है कितनी कर दी है? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2,50,000 करोड़ रुपए ये कर दी है। 2019 में 1,50,000 करोड़ रुपए की निवेश सीमा के साथ पोर्टफोलियो निवेशकों के द्वारा ऋण में निवेश के लिए ये वॉलंटरी रिटेंशन की शुरुआत की गई थी। तब ये रखा गया था 1,50,000 करोड़, अभी इसको बढ़ा के इतना कर दिया गया 2.5 लाख करोड़ रुपए। अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सागरिका घोष। कौन है? सागरिका घोष। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सागरिका घोष की एक किताब और है, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। किसको? इंदिरा। इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा जी के बारे में भी इन्होंने किताब लिखी है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी किताब इन्होंने लिखी है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग में भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो सबसे भीड़भाड़ वाला शहर इसमें जो घोषित किया गया उसकी पूरे विश्व में रैंक तो 10वीं है। क्या है इसकी रैंक? मुंबई की 5वीं है। मुंबई की रैंक जो है ये 5th रखी गई है। मुंबई की जो रैंक है ये 5th रखी गई है। बेंगलुरु की रैंक जो है ये 10वीं रखी गई है। और पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा, भारत का तो ये मुंबई हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, लेकिन पूरे विश्व में जो है वो इस्तांबुल को माना गया है कि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। कौन सा शहर है? इस्तांबुल को माना गया है। तुर्की में इस्तांबुल पड़ता है, तो इस्तांबुल तुर्की को सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर माना गया है। और सेकंड नंबर पर जो है मॉस्को आता है।
मॉस्को सेकंड नंबर पर आता है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किस सुरंग को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसको प्रमाणित किया गया है कि यह सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, और ये है अटल टनल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10,000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण ये रखी गई है, इसमें आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतनी लंबी और कोई सुरंग नहीं है। लेकिन इस सुरंग की लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो 9.02 किलोमीटर है, काफी लंबी सुरंग है, ये ध्यान रखिएगा। उतनी ऊंचाई पर है, बहुत ही ऊंचाई पर है। 10,000 फीट ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह प्रश्न है अगला, और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो यह मनाया जाता है 10 फरवरी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 से 19 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं और उनमें यह सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा होता है, और 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो कीड़े होते हैं आंतों के कीड़े, तो आंतों के कीड़ों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, क्योंकि ये अंदर जब होते हैं तो पाचन प्रभावित होता है, और लगभग 24% आदि ये जो कीड़े हैं इनसे प्रभावित होती है, इन कृमियों से, तो इससे मुक्ति मिल जाए। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है, वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर रहा है, लेकिन इसमें शीर्ष देश कौन सा रहा है? शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है नॉर्वे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसको जारी करती है, जिसको EIU के नाम से भी आप जानते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, वो इसको जारी करती है। तो नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, भारत इसमें 46वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और जो ये EIU है इसका मुख्यालय जो है ये लंदन में है। कहां पर है इसका मुख्यालय? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में लंदन पड़ता है, वहीं पे। और स्थापना इसकी हुई थी 1946 में, काफी पुराना है, और रॉबिन ब्लू के MD हैं। ICGS सक्षम क्या है? ICGS सक्षम क्या है? तो ये ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। क्या है? ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 5वां और अंतिम पोत अभी डिलीवर किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको किया है। जो इससे टाई अप हुआ था, इससे जो संविदा हुई थी, उसके समय के पहले ही इसने कर दिया है। इसके पहले ही इसने क्या किया है? इसको डिलीवर कर दिया है, और ये ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, ये ध्यान रखना है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई है? कौन सा संगठन है जिसने जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह नाबार्ड। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है, और कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है ये, है ना। और इसमें जो है कुल मिला के जो कृषि हमारी होती है उस पारिस्थितिकी के अनुकूल बनाने का प्रयास इस पर किया जाएगा। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो पहले भी मैं बता चुका हूं अपने वीडियोस में कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, और ये 12 जुलाई 1982, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। मुंबई में गोविंदा राजुलू चित्ताला इसके इस समय अध्यक्ष हैं। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ये किसने लिखी है? भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है राजीव कुमार भाटिया की। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टिंगियर, जिन्हें एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, इन्होंने, ये वायरोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने, इनका नाम है ल्यूक मॉन्टिंगियर। तो इन्होंने खोज किया था एड्स का जो वायरस है, जो कारण बनता है। तो किस वर्ष इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 2008 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये है फ्रांसीसी, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है, और ये जो 13 फरवरी है ये
कहां से डेट ली गई है? सरोजिनी नायडू जी की ये जयंती होती है, सरोजिनी नायडू जी की ये जयंती होती है और अभी 143वीं जयंती उनकी मनाई गई है। 143वीं जयंती अभी मनाई गई है, इंपॉर्टेंट है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, इन नामों से उनको जाना जाता था। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? फरवरी के दूसरे सोमवार को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस या एपिलेप्सी डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। स्माइल योजना किससे संबंधित है? ट्रांसजेंडर समुदाय से, भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों से, या उपयुक्त दोनों से, या मानव तस्करी को रोकने वालों? तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसजेंडर समुदाय, और साथ में मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय भी इसमें होगा, और जो भीख मांगने वाले लोग हैं तो इनको सपोर्ट करने के लिए इसको चलाया जा रहा है, एक अम्ब्रेला स्कीम यह है। 11 फरवरी तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है, 11 फरवरी को। यह प्रथम बार कब मनाया गया था? तो ये 2022 में ही प्रथम बार मनाया गया, इसके पहले यह नहीं मनाया गया था, है ना। तस्करी बहुत बड़ा कारण है अर्थव्यवस्था को नुकसान, अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का, जालसाजी, तस्करी, तो इसको रोकने के लिए ये बनाया गया। और ये फिक्की ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? फिक्की की समिति ने शुरू किया है। फिक्की की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1927 में ही इसकी एक्सटेंडी सॉरी 1927 में इसकी स्थापना हो गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो संजीव मेहता है। कौन है इसके अध्यक्ष? संजीव मेहता इसके अध्यक्ष है, और इसके महासचिव अरुण चावला। कभी पूछा नहीं जाएगा इतना डिटेल आपसे, लेकिन आपको सॉरी स्थापना जरूर जाना चाहिए। एक्चुअली पास में पेंटिंग चल रही है और पेंट से एलर्जी है मुझे बहुत ज्यादा, तो ये अपनी बिल्डिंग में भी पेंटिंग चल रही है, इसी कारण से ये हो रहा है। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना के किस एयरक्राफ्ट ने प्रतिभाग किया? कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसने प्रतिभाग किया है सिंगापुर एयर शो में? तो ये प्रतिभाग किया है तेजस ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तेजस ने प्रतिभाग किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने अपनी अभी एक रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। गंगा नदी पर यह पुल है, संयुक्त रूप से दोनों लोगों ने मिलकर। तो इसकी लंबाई पूछी जा रही है कितनी है, तो ये 14.5 किलोमीटर है। बहुत लंबा होता है ये, 14.5 किलोमीटर, पुल बहुत बड़ा हो गया। तो ये गंगा नदी पर ये स्थित है, और ये NH 333B, ये गंगा नदी पर इसी रूट पर ये स्थित है। चार धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष पद से हाल में किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये इस्तीफा दिया है रवि चोपड़ा ने। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसने दिया है? रवि चोपड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने देखा कि जो हेतु है वो नहीं, जैसा वो सोचते थे वैसा नहीं हो पा रहा है, पारिस्थितिकी की रक्षा जो करने का उनका संकल्प था वो नहीं पूरा हो पा रहा है, तो उनको विश्वास नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि अब हम इसमें काम इस पद पर नहीं करेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई होप एक्सप्रेस का संबंध किससे है? होप एक्सप्रेस किससे रिलेटेड है? ये कैंसर की रोकथाम से रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कैंसर की रोकथाम से। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा इसमें सही है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट, इसके बारे में अगर बात की जाए तो भारत का विश्व स्तर पर चौथा स्थान है, यह सही है, और सऊदी अरब शीर्ष स्थान पर है, यह भी सही है। दुबई एक्सपो में अनावरण की गई ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट है। इसमें कहा गया कि भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष 5 सबसे आसान स्थानों में से एक है, और इसका 4th स्थान इसमें रहा है। यहां पे दिया है शीर्ष स्थान नीदरलैंड का है, तो यहां पे देखिए 2 दिए हैं, सऊदी अरब का शीर्ष या नीदर, तो सऊदी अरब का है ही है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें शीर्ष स्थान पे सऊदी अरब है, उसके बाद में नीदरलैंड, फिर स्वीडन आता है ना। शीर्ष स्थान पर सऊदी अरब, और फिर नीदरलैंड, फिर स्वीडन आता है, और फिर आपका इंडिया आ जाता है। तो भारत चौथे स्थान, पहला दूसरा इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जेलवाड़ी FM 18.77 की शुरुआत किस जेल में की गई है, कहां पर की गई है? तो जेलवाड़ी FM जो है ये शुरू किया गया है इंदौर की सेंट्रल जेल में। कहां पर? इंदौर की सेंट्रल जेल में। इसमें कैदियों के स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दों, इन सब की भी जानकारी दी जाएगी, बाकी इंटरटेनमेंट भी होगा। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये पुस्तक लिखी है बिल गेट्स ने।
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं उन्होंने इसको लिखा है ना। उनकी अभी इसके पहले पुस्तक आई हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेकथ्रूज वी नीड। ये ब्रेकथ्रूज वी नीड ये फरवरी 2021 में ये पुस्तक आई थी। अभी हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। और बिल गेट्स जो है ये कोई छोटे मोटे लोग तो है नहीं, तो ये पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है। तो ये पार्ट फर्स्ट के तौर पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब एक पार्ट सेकंड और हम करेंगे तो ये फरवरी का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट फर्स्ट आप देखिए, सेकंड पार्ट जल्दी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगेगा तो इसको लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम रहे हैं और आप टेस्ट देके अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप 6307281212 पर हमें मैसेज करें। यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज या यूपीपीसीएस का फुल कोर्स आपको चाहिए तो आपको उसकी जानकारी जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप के प्लेटफॉर्म से भी। थैंक यू सो मच।